नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी अपकमिंग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे सीईटी की, आरओ, ईओ की, आरएएस की या फिर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार यही सवाल जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सीधे तौर पर प्रश्न ना भी पूछे जाएं, लेकिन इसके आसपास में जो हम फैक्ट का डिस्कस कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आज इस पेपर में हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये आयुर्वेदिक और मेडिसिन डिपार्टमेंट का है, जो कि जीके एंड द्रव्य गुण विज्ञान की परीक्षा हुई थी 11 नवंबर 2021 को। इस परीक्षा में ये सवाल पूछे गए हैं, तो आइए इसका हम डिस्कस करते हैं। इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़े प्रश्न स्टार्टिंग में कुछ 2-3 प्रश्न हैं जो कि आपकी राजस्थान में जो उत्पादित होने वाली महत्वपूर्ण औषधियों से संबंधित हैं, जो आपके लिए यूजफुल ना भी हो लेकिन आपके जो दैनिक जीवन है इनके लिए काफ़ी यूजफुल है। और बाकी के जितने भी सवाल है, तीसरे सवाल के बाद में, चौथे सवाल के बाद में जितने भी सवाल है वो आपकी अपकमिंग सभी एग्जाम के सिलेबस को कवर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में शाक पंचकूटा में सम्मिलित है। तो पंचकूटा एक राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर पर 5 जो सब्जियां हैं, 5 फल हैं, उनसे तैयार की गई एक सब्जी है। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से जो सब्जी है वो सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पर केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और बूंदा विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 5 मटेरियल है इनसे, इनको मिक्स करके इनका मिश्रित जो रूप होती है उसे पंचकूटा सब्जी के नाम से जाना जाता है, जिसमें केर, सांगरी जो कि खेजड़ी के वृक्ष पर लगती है, कुमटिया जो कि कुमट का वृक्ष होता है, पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में देखने को मिलता है। ठीक है, अमचूर और बूंदा, ये जो मिक्स करके सब्जी बनाई जाती है उन्हें पंचकूटा सब्जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है। तो धूप में सुखाई गई हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो पांसी कहलाती है। विकल्प ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य समस्या जिसके लिए बेल फल का उपयोग किया जाता है। बेल को बील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बील जो फल है इसका उपयोग पेट दर्द और रेचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल आपको ना भी आते हो, और निश्चित रूप से इस प्रकार के सवाल आपको सही आए भी ना, तो भी कोई हेडेक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है द्रव्य गुण विज्ञान का, मेडिसिन और आयुर्वेद डिपार्टमेंट का, तो इसका सिलेबस का ये पार्ट है, इसीलिए पूछे हैं। बाकी आप सीईटी, आरओ, ईओ, आरएएस इत्यादि परीक्षाओं में ये जो 2 और 3 नंबर के सवाल पूछे हैं, इस प्रकार के सवाल आपको ना भी पूछे जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत हैं। तो उपवास में खास कौन से जो पदार्थ हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो है कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिनकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो अब जितने भी आगे वाले जो 25 सवाल हैं वो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली यूजफुल है, चाहे सीईटी हो, आरओईओ हो, एईएन हो, जेईएन हो, लैब असिस्टेंट हो, लाइब्रेरियन हो, या फिर आपकी जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से यूजफुल है। तो आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिनकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं।
तो एक इसी प्रकार का पेपर हुआ था जिसमें हमने देखा था कि कालीबंगा से कौन सी फसलें प्राप्त हुई है। अब पूछा गया है आहड़ संस्कृति स्थलों, यानी कि आहड़ संस्कृति स्थल कौन से हैं। आहड़ जो नदी है, उस आहड़ नदी के किनारे पर जो भी सभ्यता संस्कृति पनपी उसे आहड़ संस्कृति स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपकी एक तो आहड़ सभ्यता है, आहड़ के अलावा इसमें आपकी ओजियाना हो गई, बालाथल हो गई, ये भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जौ, बाजरा और चावल, यानी कि विकल्प एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको इस आहट संस्कृति स्थलों से देखने को मिला है। इसके अलावा कालीबंगा की बात करें तो जौ और गेहूं है वो कालीबंगा सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आहट संस्कृति स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया, तो आरसी अग्रवाल 1953 में अक्षकीर्ति व्यास ने सभ्यता का उत्खनन किया। उसके बाद में रत्नचंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य है वो आहट से हुआ था। ये उदयपुर में स्थित है और इसे धूलकोट के नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है। आहट संस्कृति से यहाँ पर ताम्र सामग्री बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर जो अनाज रखने के बड़े बड़े भंडार भी मिले हैं जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्री हिस्टोरिक जो सभ्यता थी, ठीक है, और इस सभ्यता में ऐसी राजस्थान की कौन सा सांस्कृतिक जो स्थल था जो कि इन सभ्यताओं को जो ताम्र सामग्री है, ठीक है, उसको सप्लाई करता था। तो विकल्प है सुनारी, गणेश्वर, आहड़ और नोहर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर जो कि नीम का थाना सीकर में स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, और इस सभ्यता से बड़ी मात्रा में ताम्र सामग्री मिली है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ से जो भी कॉपर मिला है उसमें 99% है वो प्योरिटी है, 99% शुद्धता है। ठीक है, और ये जो कॉपर है ये एक्सपोर्ट किया जाता था, सप्लाई किया जाता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा और इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जैसे सुनारी झुंझुनू में है, आहड़ उदयपुर में है, नोहर भी आपकी झुंझुनू में पुरातात्विक स्थल है। नोह जो सभ्यता है ये आपकी लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊब छठ मनाई जाती है श्रावण में, भाद्रपद में, कार्तिक में या चैत्र में। तो ऊब छठ है ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। ठीक है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को ऊब छठ मनाई जाती है। और ऊब छठ में क्या होता है कि जो विवाहिता स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर की कामना के लिए ऊब छठ का त्योहार है वो ऊब छठ रखती है, व्रत रखती है ऊब छठ का। ठीक है, तो ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है और सूर्य उदय होने से लगा करके जो चंद्र उदय तक है ये आपकी ऊब छठ का व्रत है वो धारण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। नेक्स्ट है, बुखार में कौन सी एक जड़ी बूटी लाभदायक है, ग्वारपाठा, कंघी, खाकरा, नीम। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आरपीएससी एब्यूटिलोन इंडिकम यानी कि जो कंघी है ये बुखार में लाभदायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडोरा पहना जाता है ललाट पर, गले में, कमर पर या कलाई पर। जो कंडोरा आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा यहाँ पर एक आभूषण पहना जाता है जिसका नाम है कणकती, ठीक है, करधनी और सटका। ठीक है, ये जो आभूषण है ये कमर के आभूषण है। ललाट की बात करें तो ललाट में आपका एक तो रखड़ी पहनी जाती है, ललाट कहें या सिर कहें, रखड़ी, टीका, बोरला,
टीडी भड़को। ठीक है, तो ये जो आभूषण है आपके ललाट पर पहने जाते हैं। गले की बात करें तो गले में आमेल, पोत, सरी, हांकर, चंपाकली, तेवटा, जिसे तिमणिया भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रमुख आभूषण आपके गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और कलाई में जो आभूषण पहना जाता है, कातरिया, नौगरी इत्यादि। नेक्स्ट है, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो यहाँ जोधपुर नहीं है, एक्चुअल में जोधपुरा है। ठीक है, जोधपुरा आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये पुरातात्विक स्थल आपका जयपुर में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो जयपुर में साबी नदी के तट पर आपका जोधपुरा है। और इसके थर्ड पीरियड में लोहा उपलब्ध था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, हो जाएगा पीरियड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वह स्थान है नागौर में, आसपुर में, पुष्कर में, परबतसर में। तो यहाँ पर देखिए, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में परबतसर नागौर में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर अगर सीधे जिले दिए हुए होते, परबतसर ना होता, तो आप नागौर को भी सही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर नागौर और परबतसर दोनों दिए हुए हैं, इसलिए आप सबसे जो प्रायोरिटी है वो परबतसर को देंगे। ठीक है, तो लोक देवता तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद सुदी दशमी यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को लोक देवता तेजाजी का मेला आयोजित होता है। तेजाजी को काला व बाला के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, इन्हें धोलिया जाट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गलत युग्म को चुनिए। बूंदी प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, अलवर और झालावाड़। ये जो प्रजामंडल है, इनके संस्थापक अध्यक्ष है वो कौन थे? तो बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो कांतिलाल बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष, करौली के त्रिलोक चंद माथुर, अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा और झालावाड़ पन्नालाल त्रिवेदी नहीं थे। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से प्रमुख नाम है मांगीलाल का। कौन सा लाल? मांगीलाल भव्य। इन्होंने झालावाड़ प्रजामंडल जो 1946 में इस प्रजामंडल की है वो स्थापना की थी। तो मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल कन्हैयालाल मित्र, ये आपके झालावाड़ प्रजामंडल के सदस्यों और इनके संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, तो मांगीलाल भव्य, मदन लाल और आपके कन्हैयालाल मित्तल, ये ध्यान में रखना है झालावाड़। इसके अलावा ये जो अन्य प्रजामंडल है, इनकी स्थापना कब हुई वो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में सबसे पहले जो प्रजामंडल स्थापित हुआ वो बूंदी में हुआ था 1931 में। ठीक है, करौली के प्रजामंडल की बात करें तो करौली जो प्रजामंडल है, ये त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मानसिंह के नेतृत्व में 1938 में इस प्रजामंडल का गठन होता है। और अलवर जो प्रजामंडल है, ये पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी के नेतृत्व में, ये भी 1938 में अलवर प्रजामंडल की भी स्थापना होती है। और भरतपुर प्रजामंडल भी मार्च 1938 में रेवाड़ी में स्थापित होता है गोपीलाल यादव के अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प जो गलत है वो 4 है, झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, या पन्नालाल त्रिवेदी है। अगर भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी दिया हुआ हो तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है उनके अध्यक्ष रहे हैं, उनके संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्यामजी कृष्ण वर्मा वे अजमेर म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1 2 यानी कि 1 और 2 दोनों ही सत्य है। श्यामजी कृष्ण जी वर्मा अजमेर म्यूनिसिपैलिटी जो कमेटी थी उनके निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। और मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी इन्होंने सेवा दी। तो दोनों ही यहाँ पर सही कथन है। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया, नवीन, राजस्थान, प्रभात, नवजीवन और लोकवाणी।
तो बूंदी जो कृषक आंदोलन था, उस कृषक आंदोलन में 3 समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, 3 4 समाचार पत्र। तो राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में होती है, और 1920 में ये स्थानांतरित होकर आ जाता है कहाँ पर, अजमेर में। और इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया। इसके बाद में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये जो समाचार पत्र निकाले गए थे, इन तीनों ही समाचार पत्रों ने जो बूंदी के किसान आंदोलन थे उनको प्रचार प्रसार किया। और बूंदी में अप्रैल 1923 में जो डाबी हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड को भी तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र ने और नवीन राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है, उन्होंने काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। तो जो आपके ध्यान में रखना है, सॉरी, जो डाबी हत्याकांड था उसमें जो समाचार पत्र था उसकी महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो तरुण राजस्थान की थी। ठीक है, क्योंकि नवीन राजस्थान समाचार पत्र है, वैसे नवीन राजस्थान 1922 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, और 1920 में आपका राजस्थान केसरी। ठीक है, तो ये तीनों समाचार पत्र भी आपको ध्यान में रखना है। और नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, और एक था प्रताप समाचार पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित है, वो किया जाता था, संपादित किया जाता था। तो ये जो समाचार पत्र थे, इन्होंने बूंदी के कृषक आंदोलन को प्रचार प्रसार किया। और तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र है, इनके माध्यम से रामनारायण चौधरी ने सीकर के किसान आंदोलन को भी गति प्रदान की, उनको भी प्रचार प्रसार उनका भी किया था। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान। इसके अलावा ये और भी देख लीजिए, प्रभात जो समाचार पत्र था, ये आपका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो प्रभात समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित होता था। लोकवाणी समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित होता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल है। परोपकारिणी सभा, इनकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कहां से की? उदयपुर से। या राइट आंसर हो जाएगा 4। कब की, ये भी पूछा जा सकता है। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 27 फरवरी 1883 को की थी। कहां पर? उदयपुर में। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने एक आर्य समाज की भी स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में रहते हुए परोपकारिणी सभा की स्थापना की। और ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, उसका जो दूसरा संस्करण है, सेकंड जो एडिशन है, उनको पूरा किया था उदयपुर में रहते हुए। और उनकी जो भूमिका है वो भी उदयपुर में रहते हुए उन्होंने लिखी थी। और सज्जन सिंह के शासनकाल में ये आपके उदयपुर आते हैं। और जो परोपकारिणी सभा है, इस सभा का जो सभापति है वो किसे बनाया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सभापति है वो उदयपुर के सज्जन सिंह को बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सज्जन सिंह ने देश हितैषिणी जो सभा है, इसकी भी स्थापना 1877 में की थी। और इन्होंने सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी प्रकाशित है वो करवाया था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः दोहरा देते हैं। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना 27 फरवरी 1883 को दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जिनके सभापति उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। दूसरी बात, सज्जन सिंह ने सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी करवाया। और इन्होंने 1877 में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की, जिनका मुख्य उद्देश्य था विवाह पर जो खर्च हो रहे हैं उन खर्चों को सीमित करना। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट दयानंद सरस्वती जी से आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सर्वप्रथम राजस्थान कब आए और कहाँ पर आए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में, ये करौली में इनका राजस्थान आगमन होता है। करौली के शासक मदन पाल के आज्ञा पर ये राजस्थान में सबसे पहले है वो करौली में आते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए।
नेक्स्ट राजस्थान भूगोल से जुड़े प्रश्नों की शुरुआत है वो होती है। तो यहाँ पर राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं, और ये जो पहाड़ियां हैं ये अरावली के पर्वतमाला के कौन से भाग में स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। मालखेत, नागपानी, बिलाली और नाग पहाड़। तो देखिए, जो मालखेत है, ये जो पहाड़ियां आपके उत्तरी अरावली में स्थित है। उत्तरी अरावली की बात करें तो आपकी मालखेत, बिलाली, बाबाई, इसके अलावा बेराट हो गई, भानगढ़ हो गया, सिरावास, ये सारी की सारी आपकी उत्तरी अरावली के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां हैं। नागपानी, ये जो पहाड़ी है ये आपकी दक्षिण अरावली में आती है। ठीक है। बिलाली अभी हमने बताया, ये आपकी उत्तरी अरावली। और नाग पहाड़ है, ये आपका अजमेर में है, मध्य अरावली में है। इसके अलावा मोराइजी, नाग पहाड़ और तारागढ़, ये जो पहाड़ियां हैं ये मध्य अरावली की है। तो इस प्रकार से एक में 3 हो जाएगा। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं है, आप सभी को पता है नाग पहाड़ के बारे में, तो ठीक है, नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। तो नाग पहाड़ मध्य अरावली अजमेर में है। तो डी में एक केवल और केवल विकल्प नंबर 2 में है। तो इस प्रकार से भी आप इस सवाल को सही है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कूट में कोडिंग में जो सवाल दिए हुए होते हैं, वो कुछ सवाल बहुत इजी भी होते हैं, तो आप कोडिंग को देख करके घबराए नहीं। अच्छे से जो भी आपको फैक्टर बहुत अच्छी तरीके से याद है, उन पर आप सबसे पहले पहुंचे। वहां पर अगर सवाल सही हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये राजस्थान की अरावली की पहाड़ियां हैं। कई बार ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मालखेत, नागपानी, बिलाली क्या है? अरावली के दर्रे, अरावली की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से पूछा जाए तो ये अरावली के दर्रे नहीं है, अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है। पर्वत चोटियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र, विंजर क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र है। तो आपका शेखावटी जो क्षेत्र है ये इनलैंड ड्रेनेज के लिए जाना जाता है, आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो विकल्प 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ की आंतरिक प्रवाह वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। ठीक है। और कांतली पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 शेखावटी क्षेत्र। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा में किस दिशा की ओर कम होता जाता है? यानी कि जो आपकी समवर्षा रेखा है, ठीक है, वो कौन सी दिशा में जाते हुए है वो इसका मान कम होता जाता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम ये तो बिल्कुल सटीक नहीं है। 2 है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान में अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में जो झालावाड़ जिला है, और झालावाड़ जिला राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, यानी कि यहाँ से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो एरिया है पश्चिम और उत्तर पश्चिम का, वहां पर राजस्थान में सबसे न्यूनतम है वो वर्षा होती है। तो यहाँ पर ये इसका 2 राइट आंसर है। ठीक है। और आगे विकल्पों की ओर देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। हालांकि पूर्व से पश्चिम की ओर भी वर्षा का मान है वो कम होता होता जाता है। ठीक है। लेकिन जो मॉडल आंसर की है उसमें इनका जो सटीक एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर माना है। और इसका मूल कारण यही है कि राजस्थान के दक्षिण जो पूर्व जिला है, ठीक है, वहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट है जिले, और आगे दे रखे हैं जिले। तो नवलखा, लखी, उमेद सागर और अनूप सागर। तो नवलखा झील आपकी कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में, उमेद सागर झील जोधपुर में, अनूप सागर बीकानेर में। तो 1 में 2, 2 में 1, यानी कि विकल्प 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नवलखा झील बूंदी में, इसके अलावा बूंदी में एक नवल सागर है और एक फूल सागर है। दो तालाब भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
जोधपुर में एक महल है जिसका नाम है चोखुलाव या चोखिलाव भी कहते हैं। एक थंबा महल, चोखिलाव महल, ये काफी महत्वपूर्ण है। मंडोर उद्यान, जसवंतथड़ा, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। और अनूप सागर झील, इसके अलावा अनूप सागर और यहाँ पर एक कौन सी झील है, कोलायत, कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है। और नक्की झील जो सिरोही में स्थित है, इसके संबंध में ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोद करके ये झील है वो बनाई गई है। और ये राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजस्थान की झील है जो कि नक्की झील है। ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जोधपुर की झील की बात करें तो जोधपुर में उम्मेद सागर है, इसके अलावा बालसमंद, ठीक है, बालसमंद है और कायलाना है। तो उम्मेद सागर, बालसमंद और कायलाना ये झीलें आपकी जोधपुर में है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है, मीडियम ब्लैक सोइल। तो ये आपकी हाड़ौती प्रदेश में देखने को मिलती है। हाड़ौती यानी कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले, ये जो जिले हैं यहाँ पर मध्यम प्रकार की काली मिट्टी मिलती है। और इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, काली कपासी मिट्टी। और इस मिट्टी में स्वतः जुताई की विशेषता भी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ये जो मिट्टी है ये कपास के लिए काफी यूजफुल रहती है, इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रों के जिलों को अवरोही क्रम में सम्मिलित कीजिए। ठीक है। मोस्ट फॉरेस्ट एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ जिले दे रखे हैं, यहाँ क्रम दे रखे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से, आपको थोड़ा सा भी पता है राजस्थान वनों के बारे में, तो आप इस प्रकार के सवाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जिले और क्रम, तो आप सभी को पता है उदयपुर वनों की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला राजस्थान का जिला है। तो उदयपुर का प्रथम स्थान है, तो बी में एक, केवल और केवल एक ही विकल्प में है 4 में, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ये जो सवाल पूछा गया है ये ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। ये सवाल आपका जो राजस्थान का जो वन विभाग है ये प्रतिवर्ष प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी करता है उसके अकॉर्डिंग है। इसीलिए यहाँ पर जो 12 का स्थान है वो आपका दूसरा है। लेकिन जो ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार अलवर पहला, सॉरी, उदयपुर पहला, अलवर दूसरा और प्रतापगढ़ तीसरा है सर्वाधिक वनों की दृष्टि से जिले। ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले में वालरा कृषि पद्धति संबंधित है। तो वालरा कृषि पद्धति आप सभी जानते हैं दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां पर ये कृषि का जो सिस्टम है वालरा फार्मिंग ये की जाती है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, झूमिंग कृषि के भी नाम से जाना जाता है। और आदिवासियों के द्वारा एक विशेष टर्म, विशेष जो कीवर्ड यूज किया जाता है उसका नाम है वालरा। और हमने कई बार डिस्कस किया कि वालरा के 2 सब टाइप है, एक तो कौन सा है, चिमाता, और दूसरा है दजिया। यानी कि आदिवासियों के द्वारा जंगलों को जला करके जो मैदानी भागों पर कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, उसे तो कहते हैं दजिया। और पहाड़ी भागों पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। ठीक है। तो ये वालरा है, ये आपकी स्थानांतरित कृषि है। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चिमाता और दजिया क्या है, ये स्थानांतरित कृषि है। वालरा के ही 2 प्रकार हैं जो आदिवासियों के द्वारा मूल रूप से की जाती है, वनों को, जंगलों को जला करके उसकी राख पर। नेक्स्ट है कौन सी नस्ल राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है। तो मगरा खेरी राजस्थान की भेड़ की नस्ल है, चोकला और सोनानी भी है, पुगल और नाली भी है, मुर्रा और राठी ये नहीं है। तो राठी तो किसकी है, गाय की नस्ल है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और मुर्रा है आपकी ये भैंस की नस्ल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपको ध्यान रखना ही है। मगरा, खीरी, चोकला, सोनानी जिसे चनोतर भी कहते हैं, पुगल और नाली ये राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की प्रमुख ब्रीड्स है, नस्लें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान की अगर लिटरेसी रेट की बात करें
तो राजस्थान की औसत जो साक्षरता दर है वो 66.1% है, और न्यूनतम जो साक्षरता है वो हमारे जालौर जिले की है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4। तो जालौर जिले की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है वो आपको ध्यान में रखना है, 54.9%। 54.9% जालौर की साक्षरता दर है। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की, जिन्हें शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी साक्षरता कितनी है, तो 76.6%। 76.6% कोटा की साक्षरता है। तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान की औसत साक्षरता 66.1%, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर। इसके अलावा 3 जिले आपको ध्यान में रखना है न्यूनतम और अधिकतम वाले। तो न्यूनतम में पहले नंबर पर जालौर है, दूसरे नंबर पर जालौर का ही पड़ोसी जिला सिरोही, और तीसरे नंबर पर है प्रतापगढ़। ठीक है, दूसरे नंबर पर सिरोही और तीसरे नंबर पर कौन सा है, प्रतापगढ़ है। ये न्यूनतम जो लिटरेसी रेट वाले साक्षरता वाले जिले हैं, और अधिकतम साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर और झुंझुनू। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे अधिक जो अपवाह ड्रेनेज एरिया वाली नदी है वो कौन सी है, जवाई, साबरमती, सुकड़ी, खारी और बनास। तो यहाँ पर बनास हो जाएगा। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जो यहाँ जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वो है बनास का। अगर बनास की बात करें तो बनास को जो जलग्रहण है वो 46,570 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि राजस्थान में सबसे अधिक है। इसमें देखिए आप, बनास, लूनी, चंबल और माही बलूच माँ हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। बनास, लूनी, चंबल और माही ये राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियों का अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बनास का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 46,570 वर्ग किलोमीटर, लूनी का 34,000, चंबल की बात करें तो 29,000, और माही का लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, कोटा, सिरोही, झालावाड़ और अलवर। तो यहाँ पर सीधे से तौर पर आप स्पष्ट कर सकते हैं, उपोष्ण जो कटिबंधीय पर्वतीय वन है वो आपके सिरोही जिले में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जो जाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है श्री गंगानगर में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, तो एसटी न्यूनतम तो पाई जाती है बीकानेर में, और एससी है वो सर्वाधिक पाई जाती है श्री गंगानगर में। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो एसटी की जनसंख्या और एससी की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो शेड्यूल जो कास्ट है एससी है, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या में 17.8% हिस्सा रखती है। और शेड्यूल कास्ट है एसटी है, ये राजस्थान की टोटल जो जनसंख्या में 13.5% है वो हिस्सा रखती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों की बात करें तो वो है आपका गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़ और तीसरा करौली। हमने पहले भी डिस्कस किया है गंगानगर, इसके बाद में हनुमानगढ़ और तीसरा है ये करौली। ये राजस्थान में सबसे अधिक शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले है वो जिले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। नेक्स्ट है बेड़च नदी का उद्गम स्थल है, नाग पहाड़, खंडेला की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां और विराट की पहाड़ियां। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम है वो होता है। और बेड़च नदी जहाँ से उद्गम होती है वहां से उसे आयड़ कहते हैं। उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम है वो बेड़च पड़ जाता है। ठीक है, और आयड़ नदी पर आहट सभ्यता भी बनी हुई है, आप सभी को पता है।
ठीक है। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से इस बेड़च नदी का उद्गम होता है। नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़ जो अजमेर में है, और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है, यहाँ पर आंतरिक प्रवाह वाली कांतली नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और विराट की पहाड़ियां जयपुर में है, यहाँ पर बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा और रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, रुंडित सरिता, ठीक है। किसको, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है थारपारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है। तो थारपारकर नस्ल अधिकांशतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल मालानी और थारपारकर जैसलमेर जिला माना जाता है, ठीक है। थारपारकर जो आपका जिला है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये जैसलमेर और बाड़मेर के सीमावर्ती जो जिले हैं राजस्थान में, जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है विशेष तौर पर। उत्तरी राजस्थान में और उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में गाय की नस्ल है वो राठी पाई जाती है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में गाय की नस्ल है वो कांकरेज पाई जाती है, ठीक है। मध्यवर्ती राजस्थान में गाय की नस्ल है उसे रेंडा या अजमेरा कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिणी राजस्थान में एक जो गिर गाय है वो भी आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। बहुत ही अच्छा सवाल है। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित की गई झील, ठीक है। तो ये है जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ है, तो ये झील आपकी उदयपुर में है, और ये उदयपुर के महाराणा जयसिंह के द्वारा निर्मित राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ठीक है। और इस झील को क्या कहा जाता है, डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का निर्माण, एक नदी है उसका नाम है गोमती नदी। इस गोमती नदी के जल को रोक करके 1685 से लगा करके 1691 के मध्य महाराणा जयसिंह ने, ठीक है, इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और झील से एक दो नहरें निकाली गई है, जो भी आरपीएससी ने एक दो बार सवाल भी पूछा था। इन नहरों का नाम है श्यामपुरा व भाट नहरें। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी नहर से श्यामपुरा व भाट नामक दो नहरें निकाली गई है, तो ये जयसमंद झील से निकाली गई है, ठीक है। तो इस झील के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण 1685 से 91 के मध्य मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने करवाया था, और इसे डेबर झील के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी के पानी को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। श्यामपुरा और भाट नामक दो नहरें भी इस झील से निकाली गई है, जिससे सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो यहाँ इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस पेपर में जितने भी जो सवाल पूछे गए थे उनका हमने आज के इस सेशन में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपके जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आगामी, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। हम बिना किसी फालतू चीजों पे डिस्कस करते हुए टू द पॉइंट और इम्पोर्टेंट फैक्ट पर ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका समय का भी बचत हो और आपको जो भी चीजें मिले, जो भी आपको कंटेंट जो यहाँ से मिले, वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट कंटेंट हो, जिनसे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल पूछे जा सके। तो निश्चित रूप से आपका ये जो डेली सेशन है वो आपकी परीक्षा में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। और अगर आपने इन प्रकार के पेपरों का पहले भी डिस्कस भी कर लिया है, अगर आपने पहले स्वयं डिस्कस भी किया हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इनसे डेली बेसिस पर जुड़े रहें, और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी रिवीजन में भी काफ़ी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगी, सकारात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगी। क्योंकि ये चीज़ें जब हम डेली बेसिस पर इनको रिपीट करेंगे, चीज़ों को देखते जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में एक स्थायी रूप से है वो सेट हो जाएगी, और आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, परीक्षाओं में कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि मैं इन चीज़ों को वीडियो में बार बार नहीं दोहराता हूँ, ठीक है, फिर भी जब इन वीडियोस की जो आपका एनालिटिकल देखते हैं तो उसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, 50-60% विद्यार्थी जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड वगैरह हो तो आपको उसकी जानकारी है वो समय पर मिल जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आप नियमित रूप से इस सेशन को है वो जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा आप मोबाइल और जो ओम डिजिटल स्टडी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसे भी जरूर इंस्टॉल करें। वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वालिटी टेस्ट सीरीज, टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज, स्मार्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे, फ्री क्विज और विभिन्न ई बुक पीडीएफ वगैरह भी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन का भी हिस्सा अवश्य बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप ओम डिजिटल स्टडी का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर भी आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलते रहेगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। फिर मिलेंगे कल किसी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।